So, hello everybody, welcome back to Solution Station. And today, our lecture is on the topic the types of partners in business. Guys, it is one of the most important topic in the Partnership Act. So, just pay attention to the lecture and hope you all will love the video. So, without wasting any time, let's get started. Okay, so we have to start with the types of partners in a business. The very first partner is the active partner. The next one is the dormant partner. The third one is the nominal partner. The fourth one is partners in profit only. The fifth one is partner by estoppel. And the sixth one is secret partner. And the last one is the minor partner. Guys, one thing which I have to inform you all is that I have already recorded a video on the active partner, and you can get it on my playlist, and that is the previous video, previous shorts that I have uploaded on my channel. So in this particular video, I'm going to start with the second partner, which is the dormant partner. So without wasting any time, let's get started. A dormant partner does not take an active part in the daily course of the business. Guys, it simply means that जैसे कि हमारे एक्टिव पार्टनर में हमने पढ़ा था कि एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट की बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बट जो डोमिनेंट पार्टनर होते हैं वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं. Our second point is such partners are the ones who only contribute to the capital in a business and do not participate in management. इट मीन्स दैट जो डोमिनेंट पार्टनर होते हैं वो किसी भी फर्म को चलाने के लिए जो भी कैपिटल हमें जिस भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है केवल उस कैपिटल अमाउंट में ये कंट्रीब्यूशन करते हैं और मैनेजमेंट में इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता है. Okay, let's come to the third point. Third point is dominant or sleeping partner in the partnership form of business organization are usually bound by the actions taken by all other partners. This simply means that जो dominant partners होते हैं वो किसी भी partnership में जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं उनके लिए गए एक्शन से हमारे डोमिनेंट पार्टनर भी बाउंड रहते हैं. मतलब जो एक्शंस हमारे रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स लेंगे वो हमारे डोमिनेंट पार्टनर को भी मानना पड़ेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंट पार्टनर्स स्टिल होल्ड देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म. डोमिनेंट पार्टनर जो होते हैं वो फर्म का चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सब में शेयर होल्ड करते हैं. दिस टाइप ऑफ पार्टनर डोंट नीड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑन रिटायरमेंट. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जैसे कि हमने एक्टिव पार्टनर में पढ़ा था कि रिटायरमेंट के पहले एक्टिव पार्टनर को एक पब्लिक नोटिस जारी करनी पड़ती है, तो ऐसा डोमिनेंट पार्टनर में बिल्कुल भी नहीं है. डोमिनेंट पार्टनर को रिटायरमेंट के पहले कोई भी पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ हिज लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेट इज़ अनलिमिटेड. डोमिनेंट पार्टनर की फर्म के लिए जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. ओके, इट मीन्स दैट कि उनकी वो हर चीज़ों के लिए फर्म के हर डेट्स के लिए वो लाइबल होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं. गाइज, लेट्स कम बैक to our third partner, which is the nominal partner. Okay, so our first point is this is a partner that does not have any real or significant interest in the partnership. Guys, जो nominal partner होते हैं उनका किसी भी तरीके का real या significant interest नहीं होता partnership को form करने में. ठीक है, so in essence he is only offering his name to the partnership. He will not make any capital contributions to the firm and so he will not have a share in the profits either. गाइज, अगर जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो केवल अपना नाम ऑफर करता है पार्टनरशिप के लिए. अब कोई भी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए केवल किसी बंदे का नाम क्यों यूज़ करेगा? इसलिए यूज़ करेगा क्योंकि कोई भी बंदा जब एक फेमस सेलिब्रिटी होता है या कोई भी फेमस बिजनेस टाइकून होता है तो उसके नाम की एक अलग ही गुडविल और फेम होती है. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द गुडविल एंड फेम द फर्म विल यूज़ द नेम ऑफ द नॉमिनल पार्टनर टू फॉर्म पार्टनरशिप. ओके, एंड जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं वो फर्म के कैपिटल में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं और जब वो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं करते तो प्रॉफिट में भी उनका कोई भी शेयर नहीं होता है. Okay, so our third point is, but the nominal partner will be liable to outsiders and third parties for the acts done by other partners and has unlimited liability. अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉमिनल पार्टनर जो कि केवल अपना नाम ऑफर करता है, ना ही कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करता है, ना ही प्रॉफिट शेयर करता है,
तब ये अदर पर्सन और थर्ड पार्टीज़ को लाइबल क्यों होगा दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए। तो इसका रीज़न ये है कि भले ही नॉमिनल पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करे पार्टनरशिप में, पर वो अपना नाम और अपनी रेपुटेशन तो ऑफ़र कर रहा है ना बिज़नेस को। तो ऐसा करने की वजह से एक ऐसा इंप्रेशन पड़ जाता है कि हाँ भाई, ये बंदा भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है। तो अगर जो भी एक्शंस लेंगी अदर पार्टीज़, उसके लिए हमारा नॉमिनल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक एलाबोरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज हो सकता था कि कुछ कन्फ्यूजन आपको अराइज हो जाती। ओके, सो वन मोर थिंग दैट द नॉमिनल पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब भाई आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये बंदा कुछ करता ही नहीं, केवल अपना नाम ऑफर करता है, ना पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना प्रॉफिट शेयर करता है, ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो क्यों इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसे हो गई भाई। हाँ, अब इसका भी आंसर है मेरे पास। इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकी इसलिए हो जाती है क्योंकि भले ही नॉमिनल पार्टनर केवल अपना नाम ऑफर कर रहा है पार्टनरशिप के लिए, पर इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का रीज़न ये होता है कि जब नॉमिनल पार्टनर अपने नाम को यूज़ करना अलाउ करता है, तो एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि हाँ भाई, ये बंदा भी बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ठीक है। और इससे जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो ऐसा सोचने लगते हैं कि नॉमिनल पार्टनर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। और नॉमिनल पार्टनर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक फेमस सेलेब या बिजनेस टाइकून होता है, तो उन पर ट्रस्ट करके, उनकी रेपुटेशन पे बेस्ड होकर के जो क्रेडिटर्स, सप्लायर्स और थर्ड पार्टीज़ होते हैं, ठीक है, वो उन पर ट्रस्ट करने लगते हैं और समटाइम्स दे ऑल्सो इन्वेस्ट। ओके, सो इस वजह से एक ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि हाँ भाई, ये पर्सन भी लाइबल होगा। तो इस वजह से कोई भी चीज़ें अगर गलत होती है, हाँ, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, द थर्ड पार्टीज एक्सपेक्ट करती है कि नॉमिनल पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेगा। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ द नॉमिनल पार्टनर इज़ दैट, ये एक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, या आप अपने एग्जाम्स में लिख भी सकते हैं नॉमिनल पार्टनर का। So, when a partnership is executed with a celebrity or a business tycoon for value addition or for promoting a brand with that person's goodwill and fame, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बट एग्जाम्पल के तौर से एक बार फिर समझा दे रही हूँ कि जब कोई भी पार्टनरशिप एग्जीक्यूट की जाती है किसी सेलिब्रिटी और बिजनेस टाइकून के साथ वैल्यू एडिशन के लिए या फिर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, उस पर्सन की गुडविल और फेम के साथ, तो वहाँ पे वो पर्सन क्या होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर का ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको अपने एग्जाम्स में बिल्कुल से लिखिएगा। सो गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू कम टू आवर फोर्थ पार्टनर, विच इज़ द पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. So the very first point is, this partner of a firm will only share the profits of the firm and won't be liable for any losses of the firm. Guys, as the name suggests, partners in profit only, which means that it will only deal with the profit. This partner of a firm will only share the profits and won't be liable for any losses of the firm. It simply means that कि partners in profit only में जो partner रहता है, वो firm में केवल profit के साथ डील करता है, केवल profit शेयर करता है, और किसी भी तरीके के लॉस के लिए हमारा partner in profit liable नहीं होता है. And the next point is, moreover, if a partner who is in profit only deals with any of the third parties or outsiders, then he will be liable for the acts of profit only and not any of the liability. गाइस, जो पार्टनर इन प्रॉफिट अगर किसी भी थर्ड पार्टीज़ या आउटसाइडर्स के साथ अगर डील करता है, तो उस डीलिंग में केवल प्रॉफिट्स वो बंदा शेयर करेगा, लाइबिलिटी के लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा. And the last point is, he is not allowed to take part in the management of the business. Such kinds of partners are associated with the firm for their goodwill and money. लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं, ये मैनेजमेंट में पार्ट लेने के अलाउड नहीं होते. मैनेजमेंट की किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को नहीं देखते हैं. ये पार्टनर्स जो होते हैं वो केवल फर्म के साथ जुड़े रहते हैं अपने पैसे और गुडविल के लिए. So with this we have completed with partners in profit only, and now we will move forward towards the partner by estoppel or holding out. Guys, हम partner by estoppel भी इसका नाम है और इसको हम partners by holding out भी कहते हैं. The very first point in partner by estoppel is when a person is not a partner but possesses himself as a partner, either by words or in writing or by his acts or conduct, he is called a partner by estoppel or holding out.
गाइस इट सिंपली मीन्स दैट जब कोई पर्सन किसी फर्म का पार्टनर नहीं होता है बट वो ऐसा पोजेस करता है, ऐसे इस तरीके से एक्ट करता है सामने वाले के सामने कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा पार्टनर है। मतलब जब कोई बंदा फर्म का पार्टनर ना हो बट अपने आप को एज अ पार्टनर पोर्ट्रे करे सामने वाले के सामने। ओके, सो चाहे वो अपने एक्ट्स के थ्रू पोर्ट्रे करे या फिर अपने वर्ड्स के थ्रू पोर्ट्रे करे या लिख करके पोर्ट्रे करे, ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर बाय estoppel और होल्डिंग आउट कहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ पार्टनर बाय estoppel और होल्डिंग आउट शैल बी liable to outsiders who deal with the firm on the presumption of that person being a partner in the business even though he is not a partner and does not contribute anything to the business। गाइस अब इस पॉइंट में सिंपली यही कहा जा रहा है कि जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं ये आउटसाइडर्स को लाइबल होते हैं, क्योंकि जो आउटसाइडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, ये फर्म के साथ डील करते हैं इस अजम्पशन पर कि हाँ ये बंदा फर्म का पार्टनर है, और ये बंदे को फिर बाद में वो लाइबल ठहरा सकते हैं किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस के लिए। इसको आप जस्ट लाइक दिस आप कह सकते हैं कि इफ़ यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ पार्टनर देन यू हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द पार्टनरशिप एक्शंस। अगर आप अपने आप को एज अ पार्टनर पोर्ट्रे कर रहे हो तो पार्टनरशिप के जितने भी एक्शंस और ऑब्लिगेशंस होंगे आपको उसके लिए लाइबल होना पड़ेगा। So I hope that this point is much more clear to all of you now. And now I would like to explain it in much more simple terms to all of you with an example. So the example is, suppose Abhijit, who is not a partner but tells her friend Huma that he is a partner in a firm named XYZ Enterprises. On this impression, Huma sells goods worth rupees 30,000 to the firm. Later on, the firm is unable to pay the amount. In that case, Huma can recover the amount from Abhijit. Here, Abhijit is a partner by estoppel or holding out. As example में सिंपली ये कहा जा रहा है कि सपोज करिए अभिजीत एक बंदा है जो कि कहता है अपनी फ्रेंड हुमा को कि वो किसी फर्म नेम XYZ का पार्टनर है, बट रियलिटी में वो पार्टनर नहीं होता। अब अपने फ्रेंड के इम्प्रेशन पर उसकी जो फ्रेंड हुमा रहती है वो 30,000 रुपीज़ के गुड्स जो है वो फर्म को सेल कर देती है। अब बाद में जो फर्म रहती है वो अमाउंट पे नहीं कर पाती है, तो इस केस में उसकी जो फ्रेंड हुमा है वो अपने अमाउंट को अभिजीत से रिकवर कर सकती है, बिकॉज अभिजीत ने उसके सामने ऐसा पोर्ट्रे किया था कि हाँ वो फर्म का पार्टनर है। सो हियर अभिजीत एक्ट्स एज अ पार्टनर बाय estoppel और होल्डिंग आउट। So I hope that the partner by estoppel or holding out is clear to all of you. So let's move forward towards the sixth partner, which is the secret partner. गाइस सीक्रेट पार्टनर में फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन अ पार्टनरशिप द पोजीशन ऑफ अ सीक्रेट पार्टनर लाइज बिटवीन द एक्टिव एंड द स्लीपिंग पार्टनर। गाइस पार्टनरशिप में जो पोजीशन होती है सीक्रेट पार्टनर की वो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के बीच में लाई करती है। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। एंड स्लीपिंग पार्टनर मैं आपको बताना भूल गई थी गाइस, डोमिनेंट पार्टनर को ही हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, ये मैं मेंशन करना भूल गई थी डोमिनेंट पार्टनर के एक्सप्लेनेशन के टाइम। सो जस्ट प्लीज कीप इट इन टू योर माइंड दैट डोमिनेंट पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज द स्लीपिंग पार्टनर। ओके, so an active partner is fully involved in the management and operations of the business। जो एक्टिव पार्टनर होता है वो मैनेजमेंट में और बिजनेस के ऑपरेशंस में फुल्ली इन्वॉल्व रहता है, और जो स्लीपिंग पार्टनर होता है वो बहुत ही पैसिव होता है और उतना पार्टिसिपेशन नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये पब्लिकली इतना नहीं जाने जाते हैं, उतने इन्वॉल्व नहीं रहते पब्लिकली, बट ये स्टिल पार्टनरशिप को कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट और लॉसेस में शेयर होल्ड करते हैं। So you can say that a secret partner is just like a hidden player in the partnership game. Okay, so the next point is the membership of the firm of a secret partner is kept secret from the outsiders and third parties। जो membership होती है secret partner की वो as a secret रखी जाती है outsiders और third parties से, और ऐसा इसलिए किया जाता है so that we can maintain the confidentiality of the firm। Guys, secret partner is just like a hidden ingredient in a recipe जो कि केवल partnership में involved partners को ही पता होती है, और ऐसा करने से कोई भी फर्म अपने आप को किसी भी तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट कर सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेसी को मेंटेन कर सकता है। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ मच मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ।
Okay, so the next point is the liability of a secret partner is unlimited since he holds a share in the profit and shares liability for losses in the business. जैसा कि हमारा सीक्रेट पार्टनर जो है वो प्रॉफिट में भी शेयर होल्ड करता है और लॉसेस में भी लाइबिलिटी शेयर करता है बिजनेस में, तो सीक्रेट पार्टनर की जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अनलिमिटेड होती है. And the very last point is the secret partner can even take part in the working for the business. जो secret partner होता है वो business की workings में भी part ले सकता है. Okay, so with this we have completed with the secret partner and now we will move forward towards the last partner, which is the minor partner. Okay, so the very first point in the minor partner is that according to the Indian Contract Act, a minor, that is individual aged below 18 years, cannot be an official partner in any type of partnership firm. गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक माइनर वो बंदा होता है जो कि 18 साल से नीचे की उम्र का हो, और मेजर वो होते हैं जो 18 ईयर्स अबव होते हैं. आई होप दैट ये आपको पहले से ही पता होगा. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक माइनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ऑफिशियल पार्टनर नहीं बन सकता है. हाउएवर सच पार्टनर्स कैन बी एंटाइटल्ड टू अ बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप. भले ही वो किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, बट पार्टनरशिप के बेनिफिट्स को एंटाइटल कर सकता है, पार्टनरशिप के बेनिफिट्स को उठा सकता है, और उन बेनिफिट्स में केवल प्रॉफिट आता है, किसी भी तरीके का लॉस नहीं आता है. एंड गाइज, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ अदर पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट. माइनर पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स तभी उठा सकता है जो फर्म के जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स हैं, जब वो अपना कंसेंट दे दे, अपनी मर्जी दे दें. और ये चीज़ हमारे सेक्शन 30 के अंडर मेंशन है. सो यू हैव टू राइट दिस अलॉन्ग विद दिस पॉइंट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. Okay, so his liability is limited to the extent of his shares in the capital and profit of the firm. Guys, minor partner की जो liability होती है वो limited होती है, and it means that उनकी जो responsibility होती है firm के debts और obligations के लिए, वो business में जितना भी invest करते हैं और जितना profit share करते हैं उसके extent तक ही उनकी liabilities होती है. That means कि इनकी liability उस extent तक limited रहती है जितना भी वो business में invest करते हैं, जितना भी profit शेयर करते हैं. सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज मच मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज when a minor partner turns 18, he is given a span of 6 months to decide whether he wishes to continue as a partner of that firm or to withdraw. Guys, जब माइनर पार्टनर 18 साल का हो जाता है तब उसे 6 महीने का एक स्पैन दिया जाता है जिसमें उसे डिसाइड करना होता है कि अब वो फर्म के पार्टनर की तरह कंटिन्यू करना चाहता है या फिर विदड्रॉ करना चाहता है. एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज़, in both the cases, he will have to declare so through a public notice. If he or she continues to be a partner of the firm, his liability will be unlimited. Guys, दोनों ही केस में चाहे वो फर्म का पार्टनर रहना चाहे या फिर विदड्रॉ करना चाहे, दोनों के केसेस में माइनर पार्टनर को एक पब्लिक नोटिस डिक्लेयर करनी पड़ती है. एंड इफ़ ही और शी कंटिन्यूज टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, हिज लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड. अगर वो बंदा अग्री कर जाता है कि हाँ वो फर्म का पार्टनर रहेगा, तो उस केस में उसकी फर्म की जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो अनलिमिटेड होंगी. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द होल सेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ बिजनेस. So guys, I hope that this session was so informative for you, and if you all love the video, please just do like and subscribe to my channel, and also share it with your more and more friends so that everybody can have the benefit of this video. Guys, one more thing which I forgot to tell you all is that if you have any kinds of queries regarding this video or any of the previous videos, just drop a comment in the comment section and I will try my best to answer it as soon as possible. So guys, तब तक के लिए just stay connected and we'll meet you all soon.